A very good afternoon to you once again. Let's take your attendance. चलो सब लोग अपना अटेंडेंस बताएंगे, मैं आपका नाम बोलते जा रहा हूँ, ठीक है? सब लोग अपना अटेंडेंस बोलेंगे। खुशी सिंह, प्रेजेंट सर। पूजा पटेल, प्रेजेंट सर। मैत्री पटेल, विनीत, मैत्री शाह, प्रेजेंट सर। विश्वा, प्रेजेंट सर। प्रियांशी, खुशी कटारिया, अनुप्रसाद, आदित्य, स्वस्तिक, खुशी गामित, और किसका नेम रह गया अभी जल्दी से बताओ। अटेंडेंस में किसका नेम रह गया, किसका नाम नहीं आया? भूमिका गामित, है ना? अच्छा, ये पटेल हीर है कि हीरल है, मेरे को बताओ इसका एग्जैक्ट नेम क्या है? भूमिका गामित। भूमिका गामित, आप कल आए थे? प्रेजेंट सर। कल आए थे बेटा आप? यस सर। चलो ठीक है। और ये हीर है कि हीरल है, मेरे को इसका नाम बताओ। हीर है ना? पटेल हीर है ना ये हीरल है? हीरल है, अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई स्टूडेंट रहता है आपका पीपी सवानी का? इतना ही है ना टोटल? 14 स्टूडेंट्स हो गए ना मेरे ख्याल से, टोटल 14 हो गए। देखो सबके नाम आ गए यहाँ पे। खुशी सिंह, पूजा पटेल, मैत्री पटेल, विनीत, ऋषा, विश्वा, प्रियांशी, श्री कटारिया, अनुप्रसाद, आदित्य, स्वास्तिक, खुशी गामित, हीरल और भूमिका गामित, है ना? मेरे ख्याल से सब हो गए। यस, हीर भी है। अच्छा, हीरल अलग है, हीर अलग है। ओके ओके, पर आता दोनों में से कोई भी नहीं है। आई एम रिमेनिंग, मैत्री पटेल रह गई। ओके, मैत्री पटेल का अटेंडेंस रह गया। चलो, हीरल भी है और हीर भी है। ये दो दो हीरल हो गए। तो टोटल 15 स्टूडेंट्स हो गए मतलब, है ना? आपके पीपी सवानी में टोटल 15 हो गए।
चलो ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। मेरे ख्याल से सब आ चुके हैं। तो मैं आपको वेक्टर्स के बारे में बता रहा था, और वेक्टर से ही हम आज वर्क एनर्जी पावर की तरफ जाने वाले थे, है ना। आज हम वर्क एनर्जी पावर की बिगनिंग करेंगे और देखेंगे कि वेक्टर्स का कैसे हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और हम देखेंगे कि यहाँ पे वेक्टर्स का किस हिसाब से रिलेट करते हैं ना। वेक्टर्स हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में ऑलरेडी कवर कर लिया। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 6 विच इज़ वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वाइट बोर्ड विजिबल है सबको? ठीक है, सबको वाइट बोर्ड विजिबल है? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अब वर्क डन क्या होता है? सबसे पहले हम वर्क के बारे में जानते हैं। व्हाट इज वर्क, है ना। जो फिजिक्स का जो वर्क होता है वो नॉर्मल वर्क से अलग होता है ना। सपोज करो हमारे पास कोई बॉडी है और हम इस पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम जैसे ही इस बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो इस बॉडी का कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है ना। सपोज करो हमने इस पे F फोर्स लगाया और ये बॉडी आपकी डिस्प्लेस हो गई, और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है लेट से S। ठीक है, जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो आपकी बॉडी डिस्प्लेस होकर यहाँ पे कहीं पहुँच गई। ठीक है, ओह सॉरी, ये बॉडी आपकी डिस्प्लेस होकर यहाँ पे कहीं पहुँच गई। तो वर्क डन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। वर्क डन इज डिफाइन एज, वर्क इज डिफाइंड एज, फिजिक्स में हम वर्क डन को इस तरह से डिफाइन करते हैं। पहले मैं आपको वेक्टर्स की डेफिनेशन बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने वेक्टर्स अभी अभी पढ़ा है, तो आप लोग इसको जल्दी से कैचअप करोगे, है ना। पहले वेक्टर से लिंक करके मैं आपको वर्क डन की डेफिनेशन बताऊंगा। तो वर्क डन अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ force and displacement. It is defined as the dot product of force vector and displacement vector. ठीक है, and we know that if we do the dot product of two vectors then we will get a scalar. Dot product of two vectors will always give a scalar quantity. ठीक है, जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें कैसी क्वांटिटी मिलती है? स्केलर क्वांटिटी। मीन्स हमारा जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है? वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज वर्क डन विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। So this is the definition of work done according to vectors, है ना। वेक्टर्स के तरीके से हमने इसको डिफाइन किया। ठीक है, अब इसको और तरीके से देखते हैं, वर्क डन को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो वर्क डन एक्चुअली होता क्या है? वर्क हम सबको पता है, वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह की एनर्जी होती है ना। जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो हम उसको कुछ एनर्जी देते हैं, है ना। वर्क डन का मतलब यही होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को कुछ एनर्जी दे रहे हैं, तभी तो वो आगे की तरफ मूव होगा, ठीक है। तो वर्क डन को इस तरह से भी डिफाइन करते हैं। वर्क डन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब जैसे कि सपोज करो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट किसी भी आर्बिट्ररी शेप का है ना, और आपने इस पे कुछ फोर्स लगाया, इस पॉइंट पे आपने कुछ फोर्स लगाया, ठीक है। जैसे ही आपने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो कुछ टाइम बाद ये ऑब्जेक्ट आपका इधर पहुंच जाएगा, कुछ टाइम बाद ये डिस्प्लेस होके आपका ऑब्जेक्ट इधर कहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन इज ऑल्सो डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया, आपने फोर्स इस पॉइंट पे लगाया, तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, इतना हुआ, है ना। ये पॉइंट आपका ए है, फाइनली आपका ए पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया, ए डैश पॉइंट। तो वर्क डन इज ऑल्सो डिफाइंड एज फोर्स इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना। दिस एस वेक्टर इज योर displacement of point of application of force, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो उसका डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा, ठीक है। इट इज सेड टू बी अ वर्क डन, ठीक है। इसको हम वर्क डन को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। अब जैसे कि सपोज करो मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया, हम सबको पता है वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है, एफ डॉट एस। तो मैंने सपोज करो आपको फोर्स का एक वेक्टर दे दिया, लेट्स से एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। और मैंने आपको बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज लेट्स से 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। दोनों वेक्टर्स आपको गिवन है और मैंने आपको बोला बेटा फाइंड करो व्हाट विल बी द वर्क डन, ठीक है। बोथ द वेक्टर्स आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन। तो क्या आप मुझे वर्क डन निकाल के बता सकते हो? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क it is defined as the dot product of f vector and s vector. It is defined as the dot product of f vector and s vector, ठीक है। तो जल्दी से डॉट प्रोडक्ट फाइंड करके बताओ इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, है ना। अब ये तो वेक्टर्स का कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स, हाउ टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना हमको आता है ऑलरेडी, हम पढ़ चुके हैं वेक्टर्स में, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। तो जल्दी से निकाल के बताओ कि वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू क्या होगा? सबका आंसर आ गया। खुशी सिंह इज सेइंग 7, पूजा इज ऑल्सो सेइंग 7, ठीक है। सबको करना है, डॉट प्रोडक्ट ही करना है आपको। ऑल ऑफ यू हैव टू फाइंड द आंसर। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हम? वी विल मल्टीप्लाई एक्स कंपोनेंट विद एक्स कंपोनेंट, ठीक है। एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स विद एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 plus 4 into minus 1, this will be minus 4
plus 5 into 1, this will be 5, है ना? ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 6 minus 4 is 2 plus 5 is 7. यूनिट क्या होगा? What is the unit of work done? 7 के आगे यूनिट क्या लगाओगे? Unit is very important. We have also learned the chapter unit and dimension. Without unit, this number is useless. You have to also mention the unit. Unit are very important. ठीक है, 7 के आगे यूनिट क्या लगाओगे? What is the unit of work done? It is joule. ठीक है, वर्क डन किस में मेजर करते हैं हम? जूल्स में. अच्छा देखो, फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, एंड न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या बोलते हैं? जूल्स बोलते हैं. ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 न्यूटन इंटू मीटर. यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, और यू कैन राइट 7 joules. बोथ इज करेक्ट. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा फाइंड करो व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन एस वेक्टर. यू हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर on displacement vector. What is the projection of force vector on displacement vector? तो अगर मुझे फोर्स वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना, तब मैं क्या करूँगा? प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, वन इज लेट से एफ वेक्टर और another is let's say s vector. Let's say angle between both the vector is theta. I have to find the projection of f vector on s vector. Means I have to project this f vector on s vector. If I project this vector on this s vector, you will get f cos theta. So ultimately you have to find the value of f cos theta. F cos theta is the projection of force vector on displacement vector. ठीक है, f cos theta is the projection of force vector on displacement vector. ठीक है, तो फाइंड करके बताओ f cos थीटा का वैल्यू क्या हो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f cos थीटा, है ना? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f cos थीटा, एंड वी नो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क डन. वर्क डन इज f डॉट s एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, a डॉट b is defined as magnitude of A into magnitude of B into cos of theta. Similarly, f dot s is defined as magnitude of f into magnitude of s into cos of theta. ठीक है, so you can easily write f dot s is equal to fs cos theta. F dot s is equal to fs cos theta, and we have to find the value of f cos theta. F cos theta is the projection of f vector on s vector. तो f cos theta का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? You can write f dot s upon s. This is equal to f cos theta. F cos theta is equal to f dot s upon s.
गेटिंग इट? तो जल्दी से बताओ एफ कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा। आपको एफ वेक्टर भी पता है और आपको एस वेक्टर भी पता है, दोनों वेक्टर्स आपको पता है। यू नो बोथ द वेक्टर्स, यू नो एफ वेक्टर एंड यू नो एस वेक्टर। जल्दी से फाइंड करके बताओ एफ कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो। सेवन बाई रूट सिक्स। और किसी ने निकाला? खुशी सिंह हैज आंसर्ड 7 बाई रूट 6। देखो एफ डॉट एस का वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। एफ डॉट एस का वैल्यू हमने ऊपर निकाल लिया। कितना निकाला था? एफ डॉट एस का वैल्यू हमको मिला था 7, ठीक है। तो एफ डॉट एस अपॉन एस, तो एस का मतलब क्या है? एस मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एस। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? देखो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस विल बी रूट ऑफ 6, है ना। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है खुशी सिंह, विच इज 7 अपॉन रूट 6। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन एस वेक्टर। Now can you find what is the projection of S vector on F vector? What is projection of S vector on F vector? क्या आप मुझे ये फाइंड करके बता सकते हो? What is the projection of? हाँ, सबने सही निकाला। फर्स्ट पार्ट का आंसर सबका सही आया, पूजा का भी आ गया, विश्वा ने भी निकाल दिया। ओके, नाउ गिव मी द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ एस वेक्टर ऑन एफ वेक्टर। पहले मैंने आपको एफ ऑन एस पूछा था, अब मैंने आपको पूछा है एस वेक्टर ऑन एफ वेक्टर। इसका प्रोजेक्शन क्या हो? सेवन बाय रूट 5 रूट 2। अच्छा, सबको निकालना है। ऑल ऑफ यू हैव टू फाइंड दिस आंसर। प्रोजेक्शन निकालना अब हमें आता है, तो हम प्रोजेक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, 7 बाय 5 रूट 2, सबका यही आंसर आ रहा है। देखो प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन एफ, है ना। अब हम सबको पता है ये हमारा सपोज करो एफ वेक्टर है और ये हमारा एस वेक्टर है। अब मुझे एस को एफ पे प्रोजेक्ट करना है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। आई हैव टू प्रोजेक्ट दिस एस वेक्टर ऑन एफ वेक्टर, सो दिस विल बी
एस कॉस थीटा, है ना। ये लेंथ कितना होगा, एस कॉस थीटा के बराबर होगा। तो हमें एस कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। हम सबको पता है एफ डॉट एस इज डिफाइंड एज एफ एस कॉस थीटा एंड एस कॉस थीटा इज विल बी एफ डॉट एस अपॉन एफ, दिस विल बी योर एस कॉस थीटा। ठीक है, नाउ वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ एफ डॉट एस। एफ डॉट एस का वैल्यू अभी हमने निकाला 7 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आप यहाँ से निकालोगे वेक्टर से। यू विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ फ्रॉम द गिवन वेक्टर। यहाँ से एफ का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 25 which is equal to under root of 50. ठीक है, so your s cos theta will be 7 upon root 50. This will be your answer. S cos theta will be 7 upon root 50, है ना। हाँ, 5√2 भी लिख सकते हो। रूट 50 को आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 2, तो यू विल गेट 5√2। ठीक है, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 5√2। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमें डॉट प्रोडक्ट करना आ गया और प्रोजेक्शन निकालना आ गया। ठीक है, वर्क डन में आपको डॉट प्रोडक्ट करना आना बहुत ज़रूरी है। किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए। और अगर हमें किसी का प्रोजेक्शन निकालना है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्प्लेसमेंट का फोर्स पे, तो प्रोजेक्शन का पार्ट हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब सपोज करो मैंने किसी ब्लॉक पे फोर्स ऐसे लगाया। ठीक है, अब सपोज करो मेरा ये ब्लॉक है और इसका मास सपोज करो m है और इसको मैंने किसी सरफेस पे रखा है। लेट्स से दिस सरफेस इज अ स्मूथ सरफेस, दिस सरफेस इज अ स्मूथ सरफेस and I have applied some force F in this direction. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। What will be the free body diagram of this block? तो इस ब्लॉक का अगर मैं FBD बनाऊं तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। देखो, पहला फोर्स तो इस पे mg लगेगा, इस वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकेंड विल बी नॉर्मल रिएक्शन, इस वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, अब ये सरफेस आपका स्मूथ है तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, देयर विल बी नो फ्रिक्शन फोर्स। तो अब यहाँ पे हमने देखा हमारे पास 3 तरह के फोर्स लग रहे हैं। दिस इज योर एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने अप्लाई किया। इस ब्लॉक पे 3 तरह के फोर्स लगे। दिस इज योर mg फोर्स एंड दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इस ब्लॉक पे 3 तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। वन इज द एक्सटर्नल फोर्स, सेकेंड इज द mg फोर्स एंड थर्ड इज द नॉर्मल रिएक्शन। अब मैंने आपको बोला कि बेटा फाइंड करो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। व्हाट विल बी द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। वर्क डन हम सबको पता है फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि वर्क डन का जो डेफिनेशन होता है इस तरह से होता है, इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमेशा फोर्स आता है। तो फोर्स हमारे पास अभी 3 तरह के अवेलेबल है इस डायग्राम में। एक तो एक्सटर्नल फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स और एक mg फोर्स।
तो मैंने आपको बोला कि फाइंड करो व्हाट इज़ द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, है ना। नॉर्मल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन आपका होगा, है ना। अगर मुझे नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है तो नॉर्मल फोर्स का वर्क डन कितना हो, क्या कोई मुझे बता सकता है? यूज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन विच इज एफ डॉट एस एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा। हाँ, work done by the normal force is 0. Why it is 0? Because theta is 90 degree. Very good. बिल्कुल सही जवाब है। देखो, वर्क डन का मतलब क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पे अगर मेरा फोर्स देखूँ तो मैंने नॉर्मल फोर्स रखूँगा, मुझे नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है, तो मैं एफ को रिप्लेस कर दूंगा एन से, है ना, एन एस कॉस थीटा। तो अब बड़े ध्यान से देखो, तो जब आप फोर्स ब्लॉक पे इधर लगाओगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका इधर होगा, फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। और अगर मैं नॉर्मल फोर्स से इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल देखूं तो इट इज़ 90 डिग्री। एंगल बिटवीन द नॉर्मल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 90 डिग्री। सो यू विल सब्स्टिट्यूट हियर एन एस कॉस 90, एन एस कॉस 90 विच इज़ वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स। तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो आपका वर्क डन आ जाएगा 0। सो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स इज 0। नॉर्मल फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। सिमिलरली फाइंड द वर्क डन बाय एम जी फोर्स। एम जी फोर्स का वर्क डन क्या होगा, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय एम जी फोर्स। एम जी फोर्स का वर्क डन कितना होगा, what is the work done by mg force? ज़ीरो, है ना, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ भी आपका एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। देखो दोनों वेक्टर्स में एंगल कितना बन रहा है, mg फोर्स इज ऑल्सो नी डाउनवर्ड डायरेक्शन, s वेक्टर इज राइट साइड, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। सो विल राइट हियर work done by mg force is mg into s cos 90, so which is equal to 0. What is the work done by f, external force? Work done by f, अब जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, देखो 3 तरह के फोर्सेस लग रहे हैं ना आपके ब्लॉक पे, है ना। अब ये जो तीसरा फोर्स है ये मैंने खुद लगाया, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइडेड बाय मी। इससे वर्क डन कितना होगा, है ना। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस एफ फोर्स। ये जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई किया है राइट साइड में, इससे कितना वर्क डन होगा। अब देखो एफ फोर्स से वर्क डन निकालना है, तो एफ वेक्टर और एस वेक्टर दोनों का डायरेक्शन देखो सेम है,
ये वाला फोर्स जो मैंने अप्लाई किया एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बोथ द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन. इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन देन व्हाट इज द एंगल? एफ वेक्टर भी इधर है और एस वेक्टर भी इधर है. बोथ द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन देन द एंगल विल बी, हाँ एंगल विल बी ज़ीरो. एंगल क्या हो जाएगा दोनों वेक्टर्स के बीच में? ज़ीरो हो जाएगा, है ना. आपका जो थीटा होगा क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, है ना. वी विल राइट हियर वर्क डन बाय दिस फोर्स F विच इज इक्वल टू Fs cos 0, तो वो आ जाएगा Fs के बराबर. वर्क डन बाय F फोर्स इज इक्वल टू F इंटू S. दिस विल बी योर आंसर. थीटा विल बी ज़ीरो. गेटिंग इट? थीटा कितना हो जाएगा? ज़ीरो. चलो एक अच्छी सी सिचुएशन आपको देता हूँ, अब आप बताओ उसमें वर्क डन कितना हो. सपोज करो हमारा कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है. ये कोई मास m है और इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r, ठीक है. देन व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस? अब हम सबको पता है कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है. इस पार्टिकल पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो मैंने आपको बोला कि फाइंड द वर्क डन बाय दिस सेंट्रीपिटल फोर्स. व्हाट विल बी द वर्क डन बाय दिस सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा, ठीक है. व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस सेंट्रीपिटल फोर्स? सबको बताना है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा. अच्छा मेरे को ये बताओ कि ये मास का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ पे होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन तो हम सबको पता है विच इज टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, विच इज टूवर्ड्स द सेंटर. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? अगर ये पार्टिकल ऐसे रोटेशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा?
अपवर्ड की तरफ होगा, है ना, वेरी गुड। देखो जहाँ पे आपकी वेलोसिटी होगी उधर ही तो वो पार्टिकल डिस्प्लेस करेगा, है ना। वेलोसिटी का मतलब जिधर मूव करेगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा ना उसका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपवर्ड होगा, अपवर्ड। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है, अगर मैं बात करूं सेंट्रीपिटल फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, वेरी गुड। दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। और हमको पता है अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल ऐसा लेते हैं, जैसे सपोज करो हमारे पास एक बॉब है जिसका मास m है, ठीक है, और ये बॉब को मैंने ऐसे स्ट्रिंग से लटका दिया, ठीक है, ठीक है, ये मैंने ऐसे स्ट्रिंग से लगा दिया, ठीक है। ये स्ट्रिंग से जैसे ही मैंने लगाया तो अब यहाँ पे आप देखो ये बॉब जो m मास का है और इसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। एक मिनट रुको, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे, अब हमको पता है कि बॉब जो होता है आपका इस तरह का मोशन करता है, इस तरह से ऑसिलेट करता है, यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ से नीचे जाता है। सपोज करो ये इस पोजीशन में कहीं पे था, ठीक है, और हम सबको पता है कि इस पे स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स ऐसे लगेगा, इस मास पे mg फोर्स नीचे लगेगा, इसका FBD बनाएंगे, ठीक है। सिमिलरली जब ये इस पोजीशन पे होगा, इट इज एट B पोजीशन, तो इस पे टेंशन फोर्स किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, इसका मास m है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय, what is the work done by this tension force, what is the work done by this tension force। ठीक है, टेंशन फोर्स का वर्क डन कितना हो, what is the work done by this tension force। टेंशन फोर्स का वर्क डन निकालोगे सब लोग कि इस टेंशन फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हो जाएगा। देखो हम सबको पता है वर्क डन का डेफिनेशन सेम होता है, विच इज F डॉट S, ठीक है। अब हमें यहाँ पे टेंशन फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, T डॉट S विच इज इक्वल टू TS cos थीटा, where theta is the angle between these two vectors। तो टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो टेंशन फोर्स तो हमें पता है इस डायरेक्शन में, टेंशन का वेक्टर इधर होगा। अब इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ होगा, अब इसकी टेंडेंसी कहाँ होगी, जैसे ये एकदम ऊपर पहुंच गया, फिर ये कहाँ जाना चाहेगा, इस पॉइंट के बाद ये कहाँ जाना चाहेगा। ये जो पार्टिकल m मास का है, अगर ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे जब ये पहुंच जाएगा, एकदम टॉप पे जब ये पहुंच जाएगा तो फिर ये कहाँ पे जाना चाहेगा, वापस कहाँ पे आना चाहेगा, इसकी टेंडेंसी क्या होगी वापस से,
नीचे की तरफ आने की होगी कि नहीं होगी? इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर होगा? एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद ये वापस नीचे की तरफ आना चाहेगा ना, है ना? अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे या तो इसकी वेलोसिटी, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा अगर ये इधर को जा रहा है, फिर ये वापस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, है ना? फिर इस पे टेंशन ऐसे लगेगा, टेंशन का डायरेक्शन तो सेम है, डिस्प्लेसमेंट का इसका वापस चेंज हो जाएगा, वापस डिस्प्लेसमेंट इसका ऐसे हो जाएगा, फिर इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। तो एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट आप किसी भी पॉइंट पे कंसिडर करो, एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट द एंगल बिटवीन योर टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 90 डिग्री। टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। सो वर्क डन कितना हो जाएगा? थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री, वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन विल बी 0, ठीक है? तो वर्क डन थीटा, अगर थीटा 90 हो गया तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 जूल्स। अगर यही मैं mg का वर्क डन निकालूं, व्हाट इज द वर्क डन बाय mg फोर्स? mg और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में भी एंगल 90 इस इंस्टेंट पे, ठीक है? इस इंस्टेंट पे अगर बात करूं तो इस इंस्टेंट पे आपका mg फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस इंस्टेंट पे आपका mg का वर्क डन भी 0 हो जाएगा, ठीक है? तो आज हमने वर्क डन के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया कि वर्क डन किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? अब सपोज करो मैं आपको एक सिचुएशन और देता हूँ, अब आप मुझे बताओ किसमें वर्क डन ज़्यादा होगा। सपोज करो मेरे पास ब्लॉक्स है, दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक सी एंड दिस इज ब्लॉक डी। मेरे पास 4 ब्लॉक्स हैं और इस पे मैंने फोर्स ऐसे लगाया, इस पे मैंने फोर्स ऐसे लगाया, इस पे मैंने फोर्स ऐसे लगाया और ये वाले ब्लॉक पे फोर्स मैंने ऐसे लगाया, ठीक है? तीनों पे आपका फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है। इस पे मैं अच्छे से शो कर देता हूँ, ठीक है? ये आपका फोर्स इस तरह से लगा है, ठीक है? तो 4 मैंने आपको अलग अलग सिचुएशन शो करी है और चारों केस में फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है? और चारों केस में आपका जो ब्लॉक है वो राइटवर्ड्स, मतलब राइट साइड स्लाइड कर रहा है। चारों केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो राइट साइड है, चारों केस के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो राइट साइड। ब्लॉक आपका राइट साइड मूव कर रहा है लेकिन फोर्स आपका ऐसे लगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, सबसे ज़्यादा वर्क डन कौन से केस में होगा? ए, बी, सी, डी। मैक्सिमम वर्क डन कौन से केस में होगा? और मिनिमम वर्क डन कौन से केस में होगा? क्वेश्चन इज दैट मैक्सिमम वर्क डन कौन से केस में होगा और मिनिमम वर्क डन कौन से केस में होगा, ठीक है? चारों डिफरेंट केसेस आपको दिए हुए हैं, ध्यान से देखो। और चारों केसेस में आपके जो ब्लॉक्स हैं उन पे जो फोर्स लग रहा है वो डिफरेंट एंगल्स पे लग रहा है। अब इसमें एंगल आपका ये है थीटा, एंगल भी मैं शो कर देता हूँ। इसमें आपका एंगल थीटा ये है, इसमें आपका एंगल थीटा ये है और इसमें थीटा आपका दोनों वेक्टर से एक के ऊपर एक आ गया, थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मुझे बताओ मैक्सिमम वर्क डन कौन से केस में होगा? सबसे ज़्यादा वर्क डन जो होगा वो इन चारों में से कौन से केसेस में होगा?
सबसे ज़्यादा वर्क डन जो आपका होगा वो इन चारों में से कौन से केस में होगा? ए केस, बी केस, सी केस और डी केस। डायग्राम को ध्यान से देखो और फिर बताओ। मैक्सिमम डी में होगा, है ना? मैक्सिमम ए में कैसे होगा? कईयों का ए आ रहा है, कईयों का डी आ रहा है। देखो ए वाले केस में अगर मैं बात करूं तो ए वाले केस में आपका थीटा जो है इट इज ग्रेटर देन 90। बी वाले केस में आपका थीटा जो है एग्जैक्टली 90। सी वाले केस में आपका थीटा जो है विच इज लेस देन 90 और डी वाले केस में आपका थीटा जो है विच इज इक्वल टू 0। तो अब बताओ मैक्सिमम कौन से केस में होगा और मिनिमम कौन से केस में होगा? मैक्सिमम ए में, मिनिमम डी में। खुशी सिंह, पूजा पटेल कह रही है कि डी में मैक्सिमम है। गामित भूमिका कह रही है कि ए में मैक्सिमम है। विश्वा इज सेइंग डी, खुशी सिंह इज सेइंग ए। मतलब सबके आंसर 50-50 आ रहे हैं। 50% उधर हो गए, 50% इधर हो गए। और किसी को कमेंट करना है? एनीबडी एल्स? ध्यान से डायग्राम को देखो। टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अच्छा, मतलब डी के साथ हो आप भी? हाँ, तो सब लोग डी के साथ है, बिल्कुल सही बात है। देखो वर्क डन क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पे। कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम आपका वर्क डन आएगा डी वाले केस में। और मिनिमम आपका कब होगा? जब थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगा। देखो 90 से ज़्यादा कोई भी एक वैल्यू लेके देख लो। cos 180 का वैल्यू होता है -1, मतलब नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव वैल्यू तब आएगा वर्क डन का जब आपका थीटा ग्रेटर देन 90 होगा। तो मिनिमम आपका आएगा ए वाले केस में। अच्छा, बी वाले केस की बात करूं तो यहाँ पे थीटा 90 हो गया, तो यहाँ पे आपका वर्क डन आ जाएगा 0। और सी वाले केस में बात करूँ तो थीटा इज लेस देन 90। लेस देन 90 में आप कोई भी थीटा की वैल्यू ले लो, सपोज करो 30 डिग्री ले लो, तो cos 30 कितना होता है? विच इज sin 60 √3/2 के बराबर। cos 30 इज √3/2, मतलब ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है लेकिन मैक्सिमम है। यहाँ पे आपका वर्क डन 0 है और यहाँ पे आपका वर्क डन नेगेटिव। तो हमें एक बात पता चल गई कि वर्क डन मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड मे बी 0। वर्क डन मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0। दिस इज द कंक्लूजन। आपका जो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं हम, क्योंकि वर्क डन आपका थीटा पे डिपेंड करता है। एफ एस कॉस थीटा जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे आपका सारा डिपेंडेंसी किस पे आ जाता है? थीटा पे। तो अब थीटा के हिसाब से अगर थीटा लेस देन 90 है तो आपका वर्क डन पॉजिटिव है,
थीटा इक्वल टू 90 है, आपका वर्क डन 0 है, और थीटा ग्रेटर देन 90 है, आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया सब? समझ नहीं आया? अच्छा समझ नहीं आया, देखो इधर फिर से हम एक बार देखते हैं। वर्क डन क्या होता है, इधर देखो, आपने तो आंसर बताया बेटा मैक्सिमम के लिए। देखो ये वाले केस में आपका फोर्स वेक्टर इधर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इधर है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो आपका वर्क डन हो गया मैक्सिमम। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 ही तो होता है। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। समझ में क्या नहीं आया ये बताओ, कौन सा केस समझ नहीं आया, ए वाला केस, बी वाला केस, सी वाला केस, या फिर डी वाला केस? कौन सा वाला केस आपको समझ नहीं आया? बी एंड सी वाला केस नहीं समझ आया। देखो बी वाले केस में क्या है, आपका फोर्स वेक्टर इधर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है, तो एंगल कितना बन रहा है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस 90। तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, मैंने आपको बोला था ट्रिग्नोमेट्री का टेबल वो लर्न कर लेना, मैंने कल की क्लास में ही बताया था। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो आपका वर्क डन कितना हो गया यहाँ पे, 0। सी वाले केस में क्या है, आपका थीटा है लेस देन 90, 90 से छोटा है। 90 से छोटा कोई भी एक एंगल लेके देख लो आप, 90 से छोटा मैंने यहाँ पे एक एंगल ले लिया, सपोज करो 30 डिग्री, सपोज करो थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा एफ एस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 एफ एस इंटू √3/2। अगेन दिस वर्क डन इज पॉजिटिव बट इट इज लेस देन एफ एस, है ना। ये वर्क डन जो हमें मिला है तो पॉजिटिव, एफ एस √3/2 इज पॉजिटिव बट इट इज लेस देन एफ एस। एफ एस तो हमारा मैक्सिमम वर्क, ये मैक्सिमम वर्क डन है, लेकिन उससे कम है ये वैल्यू क्योंकि थीटा लेस देन 90। ठीक है, बात समझ आई, क्लियर हुआ बेटा? तो हमेशा एंगल का ध्यान रखना है, दोनों वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तो आपका आंसर परफेक्ट आए। ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं और फिर हम कल इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट अगेन टुमारो।